डेरिवेशन ऑफ EOQ। ना भी समझ आए तो मसला नहीं, क्योंकि डेरिवेशन ही है ना, कैसे बना तो चुके कि EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, बना कैसे तो वो हम अभी देख लेंगे। कल मैंने जाते हुए एक बात की थी कि एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन इसके लिए एक और मैंने कहा था कि असम्पशंस हैं या लिमिटेशंस में अगर देखें तो फिर कोई बफर स्टॉक नहीं होना चाहिए। कल वाले क्वेश्चन में कोई बफर स्टॉक नहीं था तो 180,000 निकली थी, तो अगर कोई बफर स्टॉक नहीं होता तो भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगी। तो यहां पर लिख लेते हैं कि एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हमने निकालनी है तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर आ जाएगा ऑर्डर कॉस्ट इनटू जितने भी ऑर्डर दिए थे यानी कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, होल्डिंग कॉस्ट इनटू ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो यहां आ जाएगी आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये करेंगे कि ये चीज यहां पर शिफ्ट करवाएंगे, यानी कि हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है एनुअल डिमांड भी है, ये 2 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू एनुअल डिमांड, और ये ऑर्डर कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी इस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड। अब इसका अंडर रूट लेके इसे खत्म कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा OQ इज इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डर कॉस्ट जिसे मैंने कल लिखवाया था CO, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। अब ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो OQ आया है तो बस हमने यहाँ पर इसके साथ क्या लगा दिया, तो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ था, लेकिन आपने बस यही फॉर्मूला याद रखा और एक ये असम्पशन कि एट EOQ टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हेन कंपनी नो कंटेन एनी स्टॉक या बफर स्टॉक। अब निकालें स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन नंबर 2। रीड करें क्वेश्चन।
क्वेश्चन रीड कर लिया? क्वेश्चन 21 है मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड MDL is a distributor of carton which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year. evenly distributed का मतलब है कि पूरा साल ये डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है. अब द related information is as under. Annual demand in the country is 2,40,000 tons, whereas DMLS share is 32.5% thereof. इसका मतलब ये बनेगा कि पूरे कंट्री की हमें नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? MDL की चाहिए. कि MDL का शेयर उसमें से कितना है? 32.5. ये जो भी यूनिट्स निकलते हैं कैलकुलेट करें 78,000. ये 78,000 एनुअल डिमांड होगी MDLS की. इसके बाद एवरेज सेल प्राइस इज 22,125 पर टन, whereas the profit margin is 25% of cost. प्रॉफिट मार्जिन, और मार्जिन की बेस क्या होती है? मार्जिन ऑन द बेस ऑफ सेल्स और मार्कअप ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. और यहाँ सेल्स बताई है तो उसका 25% है, तो प्रॉफिट उसका 25%. तो बेस क्या? ऑफ कॉस्ट. तो इसका मतलब है कि आपको मार्जिन वाला उन्होंने दिया था धोखा. मार्जिन का वर्ड देके उन्होंने किया आप लोगों के साथ धोखा. दिया गया जी 25% ऑफ कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल का 25%. तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हो गया धोखा. तो बेस बननी थी 125%. आपने इसे लेके आना है 100%. तो मतलब ये आपके पास ऐसे होगा 125 है ना. अब उन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट. ये सेंटेंस को देख लें. सेंटेंस लिखा है प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट. प्रॉफिट मार्जिन यहां तक हो तो किसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगता है? सेल्स के ऊपर. जबकि प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट, वो कहते हैं कॉस्ट का 25% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. तो वो तो प्रॉफिट मार्कअप होना चाहिए. तो मसला इसमें है, ये 25% ऑफ कॉस्ट ही लिया जाएगा.
कि 25% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है कि ये बेस बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी तो हमने इसका एक फॉर्मेट पढ़ा था कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, क्या है, मार्कअप है। प्रॉफिट है कितना, 25%। किसकी बेस पे, 120 सॉरी 100, और ये क्या हो जाएगा 125, क्योंकि ये 125% होगा, उसमें से 100% सेल्स लेस होने के बाद वो जो है वो प्रॉफिट आया है 25%। और ये बेसिक लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किया भी था। अब यहाँ पर प्रॉफिट है 25% और वो उसने इसकी प्राइस भी बताई है 22,125 जो है ये सेल प्राइस है। ये क्या है, सेल प्राइस। तो मतलब कि पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 125 पे और इसे लेके किस पे आएंगे, 100 पे। आंसर 17। ये आपने जिसने भी किया था ये अपनी बुक पे जो है वो चेंज कर ले, बल्कि ये बाद में कर लेंगे ये चीज। इसके बाद कहता है जी द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग डिपार्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी 4.224 मिलियन ड्यूरिंग करंट ईयर। ये पूरे साल का बताया है। It has been estimated that 10% of the variable cost related to purchasing of carton। इसका 10% किसके साथ रिलेट करता है, कार्टन के साथ। तो कितना आएगा 422400, ये 10% इसका आ जाएगा। इसके बाद है जी प्रेजेंटली MDL follows the policy of purchasing 65 tons at a time। तो ये 6500 टन आपका एक ऑर्डर बन गया, ऑर्डर क्वांटिटी। और कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज निकली, कॉस्ट ऑफ परचेज तो निकल आई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज हमें कैसे पता चला, उसने रेफरेंस दिया था। रेफरेंस ये दिया कि 25% ऑफ कॉस्ट इतनी है, तो फिर कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी, तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज ये निकली। अब ये इतने का खुद खरीद के लाता है, इसके अंदर 25% इसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करने के बाद ये बनता है। वो जो सिनेरियो ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जितने का वो खरीद के लाएगा, क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट जब लिखा है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट लेने के बाद फिर ये फिगर बनती है। तो जब 25% प्रॉफिट लेगा तो मतलब जितने का खरीद के लाया, अगर 100 का लेके आया है उसके ऊपर 25 प्रॉफिट लेगा तो 125 के बेचेगा। तो पहले उसे 125 पे डिवाइड करें, पता चले कितने की खरीद के लाया है। तो यही वो काम हमने किया। अगर आप इसका 25% लेते हैं तो देखें क्या आंसर बनता है, 17,700 और इसका 25% या 1.25% ले लें तो ऐड करेंगे उसके अंदर तो यही बनेगा, ऐड करेंगे तो यही बनेगा। तो हमने क्या किया है कि उसने हमें ये रिवर्स दिया था। अब ये बनेगी कॉस्ट ऑफ परचेज। अब कॉस्ट ऑफ परचेज का 1% क्या है, कैरी, तो 1% नहीं, 177, ये क्या हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट। मैंने कहा था ना कहीं कैरिंग कॉस्ट का वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, होल्डिंग का भी करेगा, स्टोरेज का भी करेगा, कोई भी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। MDL मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 टन। ये बफर स्टॉक भी जो है वो कंटेन करेगा। अगर बफर स्टॉक आता है तो इसका मतलब है कि इनकी टोटल होल्डिंग और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आएगी। अब हमने क्या देखना है, कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ सेविंग दैट कैन बी अचीव्ड इफ, मतलब कॉस्ट सेविंग आ गई है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन बनेगा। बताया एक का है, दूसरा फिर क्या करना पड़ेगा, EOQ निकालना पड़ेगा। और जब EOQ निकालना पड़ेगा तो उसके लिए एनुअल डिमांड बता दी कितने टन, 6500। ये तो एक ऑर्डर की है, लेकिन 7800 शुरू में निकाला था, 78,000 ये एनुअल डिमांड है। 78,000 एनुअल डिमांड आ गई। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई है जी,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितने ऑर्डर आएंगे? तो 78,000 डिवाइडेड बाय 6,500, पूरे साल की एनुअल डिमांड 78,000 और 6,500 करके मंगवाएगा तो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स आएंगे? 12 ऑर्डर्स आएंगे। तो जब 12 ऑर्डर्स आएंगे तो हमने ये देखने कि उसने वेरिएबल कॉस्ट बताई है, तो वेरिएबल फिर किसके लिए होगी? अभी पॉइंट लिखवाया ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, तो वो लिखे 422400 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 35200। यही बना, ये एक ऑर्डर की कॉस्ट आ गई, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर की, क्योंकि हमें वो टोटल में बताई, पता चला कि 12 ऑर्डर होंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई थी। फिर ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट आपके पास 177 है, यहाँ से क्या निकलेगा? EOQ, फिर EOQ को और आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे जो आपको यूनिट्स दिए गए हैं 6,500 उनके साथ, तो फिर देख लेंगे कि दोनों में से आपके पास सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा।